नमस्कार। एक और वीडियो के साथ मैं अखिलेश सिंह। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। आज के इस क्लास में हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत एक नया श्रृंखला का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जो कि हमारा क्लास 1 रहने वाला है, इसमें हम बिहार का भूगोल पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कि कैसा बिहार है, कैसी भू आकृतियाँ हैं और क्या-क्या यहाँ पर बिहार के भौगोलिक विस्तार में कौन-कौन सी खनिज और संसाधन इत्यादि समृद्ध रूप से पाए जाते हैं। और जानेंगे बिहार के विस्तृत परिचय के बारे में, जो कि आपको बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर बिहार के जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या अन्य जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव जो कि बिहार स्टेट के थ्रू होते हैं, उनमें बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो हम नए-नए पाठ्यक्रम को विस्तार से चर्चा करने के क्रम में पूरी व्यस्तता से और अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, तो एक ज़िम्मेदारी आप पर भी है, जिसका बोध हम आपको करा रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो लोग नहीं किए हैं और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और जो भी सुझाव हो, ऑडियो, वीडियो, कंटेंट या जो कुछ भी सुझाव हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, ताकि हम उसकी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ते हुए आपके लिए आपके हित में बेहतर कर सकें। ठीक है? ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बिहार के भूगोल नामक सीरीज में, जिसका हम भौतिक विश्लेषण करेंगे, संरचना, विभाजन और विशेषताएं इत्यादि सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो परिचय के बारे में देख लेते हैं कि बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है, यानी मैदान के रूप में फैला हुआ एक धरती है जिस पर बिहार स्थित है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है और इसका विस्तार जो है नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर दक्षिण के, ये देखिए नेपाल का तराई क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के और दक्षिण में विंध्य पहाड़ी, यहाँ के क्षेत्र को पहाड़ी से पूरा विस्तार हुआ है और यहाँ पर धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है? कहाँ से? नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये भारत हो गया, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर स्थित है बिहार। तो भारत के ऐसे अगर देखा जाए तो ये पूर्वी भारत हो गया, ये वाला उत्तर पूर्वी कहलाता है, लेकिन पूर्वी भाग है, ये वो उत्तर पूर्व का भाग है। तो यहाँ पर बिहार अवस्थित है, तो बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित है। ठीक है? नेक्स्ट है कि बिहार का भौतिक विभाजन देखें, पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र। एक प्रकार से ये एक भाग है पर्वतीय और तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र और तीसरा है पठारी क्षेत्र। यानी बिहार का जो भौतिक विभाजन है वो 3 रूप में बटा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र जिसे तराई क्षेत्र भी कहते हैं, मैदानी क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र भी है। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर ये बिहार का पूरा मैप हुआ, तो इसमें जो बिहार के, अगर बिहार को किसी भी मैप को सबसे पहले समझना होता है तो हम सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है और सबसे नीचे साउथ और इसके दाएं भाग में ईस्ट होता है और बाएं भाग में वेस्ट होता है। तो बिहार के इस वाले पार्ट में, अगर इस पर बिहार बनाया जाए तो इस वाले पार्ट में यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यहाँ पर पर्वतीय श्रृंखला है। शिवालिक की पहाड़ी का कुछ भाग भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हुआ है। ठीक है? पर्वतीय, जिसे पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र कहते हैं, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा है, यहाँ पर अवस्थित है। उसमें कौन कौन सा पार्ट है? सुमेश्वर की श्रेणी है, रामनगर दून है और दून घाटी है। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्र की वर्गीकरण की बात करें तो सुमेश्वर जो श्रेणी है सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है? ये सुमेश्वर है सबसे उत्तरी भाग, उसके जस्ट बाद में ये दून घाटी है। ठीक है? और ये रामनगर दून है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये दून घाटी है ये,
और ये रामनगर दून है। सबसे उत्तरी भाग है बिहार का सुमेश्वर श्रेणी, जो कि हिमालय श्रेणी का भाग है शिवालिक का। ध्यान रखिएगा कि हिमालय का विस्तृत बिहार में भी शिवालिक की श्रेणी के रूप में, सुमेश्वर श्रेणी के रूप में विस्तृत है। ठीक है। बिहार के मैदान की बात करें तो गंगा नदी राज्य को दो प्रमुख भागों में बांटती है। ये गंगा नदी यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से निकल जाती है, तो बीचों बीच प्रवेश करके निकलती है। उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान, दो भागों में बांटते हुए आगे निकल जाती है गंगा नदी। ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है, यहाँ से जो गंगा नदी प्रवेश करती है, तो यहाँ पर आकर एक घाघरा नदी आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। और ये गंडक नदी आकर यहाँ पर मिलती है उत्तरी ओर से। ठीक है। उत्तरी सहायक नदी गंडक नदी है, और ये कमला भी नदी है, बूढ़ी गंडक भी नदी है, और कमला जो है ये सब कोसी में मिल जाती है। और ये सबसे लास्ट सीमे पर महानंदा नदी आकर बिहार में, सॉरी, महानंदा नदी गंगा नदी में मिलती है। अगर दक्षिणी की बात करें तो दक्षिण में एक ये सोन नदी है, और यहाँ पर एक गया में पुनपुन या फिर फाल्गु नदी है, और एक अजय नदी है, एक बदुआ नदी है, इत्यादि सभी दक्षिणी सहायक नदियाँ गंगा के हैं। ठीक है। उत्तरी मैदान के दोआब किसे कहते हैं? जैसे देखिए, दो नदियों के बीच ये नदी है और ये नदी है, ये दोनों आपस में यहाँ आकर मिली, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला, ये घाघरा ये नदी है और ये गंडक नदी है। तो घाघरा और गंडक नदी के बीच के दोआब क्षेत्र को घाघरा गंडक, सॉरी ये तीर गलत है, यहाँ पर घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। गंडक और कोसी नदी के ये वाले क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब कहते हैं। और यहाँ पर महानंदा नदी है और ये कोसी नदी है, तो कोसी और महानंदा के बीच के क्षेत्र को कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर एक करमनासा नदी है, करमनासा और सोन के बीच के क्षेत्र को करमनासा, सोन और गंगा दोआब कहते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर पुनपुन या फिर फाल्गु नदी है, ये फाल्गु और सोन नदी का दोआब कहलाता है। ठीक है। नीचे की देखें तो ये मगध का मैदान कहा जाता है, ये वाला तो सोन दोआब, गंगा सोन दोआब कहला जाता है, और ये मगध का मैदान, और ये अंग का मैदान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण की नदियां और दोआब। यहाँ पर सोन नदी बहती है जो कि हम बता चुके हैं, और ये गंगा सोन दोआब कहलाता है। ठीक है। पठार की बात करें तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, नीचे वाला भाग, ये धारवाड़ क्रम के चट्टान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर जो रोहतास और कैमूर जिले हैं, बिहार के दो जिले जो कि पश्चिमी दक्षिणी बिहार में है, इसमें विंध्य क्रम का चट्टान है, विंध्य क्रम का चट्टान है। लेकिन वही जो बाकी जिले हैं, गया, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर से लेकर और बांका तक, भागलपुर, बांका इत्यादि के क्षेत्रों में दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जो कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों को समाहित किए हुए हैं। चट्टानी देखिए, यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है, ये वाला है विंध्य क्रम का चट्टान, जो कि रोहतास, बक्सर, कैमूर इत्यादि 3-4 जिलों में फैले हुए हैं। और वही धारवाड़ क्रम की चट्टान है जो कि गया से शुरू होकर और भागलपुर, बांका के क्षेत्र तक पहुंचता है। कौन सा? धारवाड़ क्रम का चट्टान। अब देखिए यहाँ पर एक बार पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये है सुमेश्वर श्रेणी, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। उसके बाद रामनगर दून है, उसके जस्ट नीचे है सुमेश्वर के। सुमेश्वर में सबसे ऊंची चोटी है, अगर बिहार में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो वो सुमेश्वर श्रेणी का है। ठीक है। इसके बाद घाघरा गंडक दोआब देख लिए, इसके बाद गंगा गंडक कोसी दोआब हो गया, इसके बाद कोसी महानंदा दोआब हो गया, फिर अंग का मैदान हो गया, फिर मगध का मैदान हो गया। ठीक है। तो ये सभी दक्षिणी भारत का पठारी क्षेत्र है, ये वाला धारवाड़ क्रम का चट्टान है, और यहाँ पर विंध्य क्रम का चट्टान है। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जो गंगा के इर्द गिर्द बसा हुआ है, और भौतिक विभाजन इसका 3 भाग में है, पर्वतीय मैदान और पठार, 3 भाग में। ठीक है। नदियां जो है, उत्तर में घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और दक्षिण में सोन नदी है, फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, अजय नदी है, बदुआ नदी है। ठीक है। दक्षिण सीमा जो है विंध्य और धारवाड़ चट्टानों से मिलकर बना है। इसके बाद उत्तर में हिमालय की तराई है, मध्य में गंगा का मैदान है, और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। इसी में बिहार का विस्तृत है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला पार्ट है,
जिसमें बिहार का उत्तर पश्चिम भाग है जो कि मुख्यतः पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ये 932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कौन? पर्वतीय क्षेत्र। इसमें कौन कौन सा श्रेणी है? एक सुमेश्वर श्रेणी है, दूसरा रामनगर दून है और तीसरा दून घाटी है। ये तीनों मिलाकर 932 वर्ग किलोमीटर का स्थान घेरे हुए है बिहार की। ठीक है, इसके बाद सुमेश्वर श्रेणी की अगर बात करें तो एक सुमेश्वर किला है, 874 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा है। यह श्रेणी जो है भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन? सुमेश्वर श्रेणी। और इसका विस्तार त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी, यहाँ त्रिवेणी नहर है, यहाँ भिखना ठोरी, इन दोनों बीच दर्रों के बीच में स्थित है। ठीक है, भूगर्भीय संदर्भ की बात करें तो इसका निर्माण तृतीय काल यानी टर्शियरी पीरियड में हुआ था और इसकी अवस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में है। ठीक है, राज्य की सर्वोच्च चोटी जो है 874 मीटर है, जो कि सोमेश्वर की चोटी है, जिसे सोमेश्वर किला कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रामनगर दून जो है दूसरा नंबर, ये 214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल को घेरे हुए है, जिसका लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 6 से 8 किलोमीटर के बीच में है। अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर है, जो कि संतपुर के निकट एक चोटी है, उसकी ऊंचाई चोटी है, ऊंची चोटी सबसे, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद यह सोमेश्वर के पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। हरहा नदी घाटी इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, हरहा नदी घाटी। इसके बाद दून घाटी जो है ये सोमेश्वर श्रेणी हुआ और ये दून घाटी हुआ और ये रामनगर दून, यानी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में दून घाटी का फैलाव है। रामनगर दून का दून वैली नाम है। इसके बाद इसकी लंबाई जो है 21 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है, ऊंचाई 152 मीटर आधार का है और 240 मीटर अधिकतम ऊंचाई है दून घाटी का। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र 96% है बिहार में। ठीक है, बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% हिस्सा मैदानी है। 4% में आपको दो भागों में बांटा जाएगा, एक तराई क्षेत्र या फिर पर्वतीय पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र और दूसरा पठारी क्षेत्र। ये इन्हीं 4% में है, बाकी 96% जो है मैदानी भाग है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है मैदानी भाग का। और गंगा नदी इस मैदान को दो भागों में बांटती है। जैसे ये पूरा मैदान है तो इसमें गंगा नदी दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तर गंगा मैदान या फिर दक्षिण गंगा मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी गंगा देखिए, ये वाला नदी गंगा नदी है, यहाँ से ऐसे गुजर रही है। तो इसके उत्तर में उत्तरी गंगा मैदान और उसके दक्षिण में दक्षिणी गंगा मैदान। तो उत्तरी गंगा मैदान का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा हुआ है। किन किन नदियों के द्वारा? तो गंडक नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा इत्यादि सभी नदियों के द्वारा उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। पश्चिम में घाघरा, ये देखिए घाघरा जो है इसकी सीमा बनाती है बिहार का सबसे पश्चिमतम नदी अगर पूछा जाएगा तो घाघरा है, सॉरी घाघरा नहीं, मतलब उत्तरी गंगा मैदान का सबसे पश्चिमतम अगर पूछा जाएगा तो ये घाघरा है और यहाँ से शुरुआत होता है और महानंदा सबसे पूर्वोत्तर है। किसमें? उत्तरी गंगा मैदान का, उत्तरी बिहार का मैदान का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी मैदान की विशेषता के बारे में अगर बात की जाए तो तराई क्षेत्र जो है, उत्तरी भाग चंपारण को तराई क्षेत्र कहते हैं। ये है तराई क्षेत्र जो कि एकदम नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें तो मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है और इससे पानी का रिसाव अधिक होता है, पानी जाते ही एकदम नीचे चला जाता है और समुद्र तल को बनाए हुए रखता है। इसका ढलान है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार का इसका ढलान है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दो प्रकार के ढलान पाए जाते हैं। किसमें? उत्तरी गंगा के मैदान में। भू आकृति जो है जलोढ़ पंखों यानी एलुवियल फैन का स्थान है। कौन सा? उत्तरी गंगा का मैदान। इसके बाद देखिए घाघरा और गंडक के बीच में घाघरा गंडक दोआब है, गंडक और कोसी के बीच में गंडक कोसी दोआब है और कोसी और महानंदा के बीच में कोसी महानंदा दोआब है। यह विभाजन उत्तरी बिहार के मैदान की मुख्य पहचान है। तीन भाग, तीन दोआब के रूप में फैला हुआ बिहार। ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान है। इसके बाद देखा जाए तो जो शिवालिक श्रेणी है, जो जिसे सोमेश्वर या फिर रामनगर श्रेणी कहा जाता है, ये संकीर्ण और ऊंचा है। इसके बाद तराई क्षेत्र जो है इसका छिद्रपूर्ण एवं नम भूमि रहता है और उत्तरी गंगा का मैदान विस्तृत और उपजाऊ है। सबसे ज्यादा उत्तरी गंगा का मैदान है जो कि
विस्तृत भाग में है और उपजाऊ भी है। बिहार की स्थलाकृति हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के संपूर्ण जलोढ़ मैदानों तक एक क्रमिक ढलान यानी ऊपर से नीचे इस तरह प्रकार की ढलान प्रदर्शित करती है। इसके बाद अब दक्षिण गंगा का मैदान बात करें तो ये जो यहाँ पर देखिए, ये टर्शियरी चट्टान है। पहले उत्तरी जो चट्टानें हैं सोमेश्वर की पहाड़ियाँ और रामनगर दून, ये टर्शियरी चट्टान है जो कि 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद ये क्वार्टरनरी मैदान है जो कि 56,980 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान, ठीक है। और दक्षिणी गंगा का मैदान जो है 33,670 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और विंध्य और धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है ये नीचे है। ये धारवाड़ क्रम का चट्टान यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये विंध्य क्रम का चट्टान है, ठीक है। कुल मिलाकर 94,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है बिहार का, ठीक है। दक्षिण गंगा की मैदान की बात करें तो दक्षिण गंगा का मैदान जो है पश्चिम में सोन नदी है, दक्षिणी पहाड़ी इलाका दक्षिण में है, उत्तर में गंगा नदी है और जो पूरब में है, पूरब में यहाँ पर आ जाता है आपका बंगाल का क्षेत्र, ठीक है, बंगाल का क्षेत्र। इसका आकार त्रिकोणीय है दक्षिणी गंगा का मैदान का और इस उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में यह छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका जो निर्माण है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। मुख्य नदी पुनपुन है, सोन है और फल्गु है। इन तीन नदियों के द्वारा दक्षिण गंगा मैदान का निर्माण किया गया है। इससे कौन कौन से जिले शामिल हैं? गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा। कुल 1230 स्क्वायर किलोमीटर में दक्षिणी गंगा मैदान का फैलाव है। ये देखिए पुनपुन है, ये यहाँ सोन है, ये सोन है, ये फाल्गु है, ये पुनपुन है, ठीक है। तो इनका ढलान जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हुआ है दक्षिण गंगा मैदान का। दक्षिण गंगा मैदान का प्रादेशिक विभाजन अगर बात करेंगे तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गंगा सोन दोआब, यहाँ पर सोन है और ये गंगा है, तो गंगा सोन दोआब कहलाता है। ये मगध का मैदान है दूसरा, और ये अंग का मैदान जो कि भागलपुर के क्षेत्र का है, ठीक है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये विंध्य पर्वत का जो चट्टान है ये यहाँ पर है और धारवाड़ जो है यहाँ पर है। विंध्य पर्वत की चट्टानें जो है ये रोहतास जिले और कैमूर जिले में फैली हैं, लेकिन कैमूर जिले में, और विंध्य धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है अन्य सभी जिलों में फैली हुई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इत्यादि सभी जिलों में फैले हुए हैं। अब देखिए उत्तर बिहार में कुछ कुछ भौगोलिक शब्दावली हैं, जैसे चौर है, मन है, बाढ़ है, ये सभी उत्तर बिहार की भौगोलिक शब्दावली हैं। ताल जो है दक्षिण बिहार का है। चौर या मन किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, अक्सर गोकुर झीलों में पाए जाते हैं, ये चौर या मन कहलाते हैं। दियारा प्रदेश की बात करें तो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति है, ये दियारा प्रदेश, दियारा क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। ये तटबंध हो गया, ये गंगा नदी हो गई, ये तटबंध हो गया। इसके बाद इधर टाल क्षेत्र कहलाता है। इसका परिभाषा है कि तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र जो है टाल क्षेत्र कहलाते हैं। तो अब अगर बात किया जाए तो ये देखिए दक्षिण मैदान 33,670 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में, क्वार्टरनरी मैदान जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर में, दो भागों में बटा हुआ है। तो क्वार्टरनरी है और ये दक्षिण है, दक्षिण वाला नीचे है तो ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। चौर ये सभी आप समझ ही गए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना, इसके बाद जलवायु पढ़ेंगे, इसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, इसके बाद जलवायु वर्गीकरण को पढ़ेंगे जो कि कुछ कुछ भूगर्भ शास्त्र जलवायु वेदता है उनकी थ्योरी को, ठीक है। ये भूगर्भिक संरचना जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम की बात करेंगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये सभी हैं। इसमें इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर इत्यादि जिलों में फैले हुए हैं और इनकी विशेषता है कि बिहार में सबसे प्राचीन यही है, ठीक है। कौन सा? ये वाला क्षेत्र।
इसलिए हम इनको अगर एक पर रखते हैं तो इनसे कम प्राचीन ये वाला है विंध्य क्रम की चट्टानें। और दो और तीसरे नंबर पे सबसे कम उससे कम टाइम का है अगर बात करेंगे तो ये शिवालिक वाला क्षेत्र है जो कि रामेश्वर, दून और सोमेश्वर की पहाड़ी है। और चौथा जो है ये है, तो इसे क्वार्टरनरी कहेंगे, इसे टर्शियरी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विंध्य क्रम की चट्टान। ये विंध्य क्रम की चट्टान हो गई जिसमें प्री कैम्ब्रियम में इसका निर्माण हुआ है। ये इसका क्षेत्र कैमूर और रोहतास है। इसकी विशेषता है कि दूसरा पहाड़ी प्राचीन क्षेत्र है और ये सीमेंट उद्योग जहाँ पर सबसे अधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग पाए जाएंगे। टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो है प्लास्टोसिन युग में हुआ था और इनकी विशेषता है कि सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है और ये सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। ये नवीन है जिसमें शिवालिक का भाग है। ठीक है, शिवालिक, तो ये नवीन भाग हो जाएंगे। इसके बाद क्वाटरनरी चट्टान है जो कि प्लिस्टोसिन और होलीसीन समय में इनका निर्माण हुआ है और इसका क्षेत्र जो है गंगा का मैदान है। इसकी विशेषता है कि बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे, तो ये वाला फोर्थ नंबर पार्ट है जो कि मैदानी भाग है। ठीक है। तो अगर सीरीज वाइज क्रम वाइज देखा जाए तो ये सभी एक नंबर पे आएंगे और ये दो नंबर पे, यानी सबसे पुराना ये, उससे कम पुराना ये और उससे कम पुराना ये और सबसे नया 4 नंबर का क्षेत्र क्वार्टरनरी क्रम के। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा एक नज़र में दिया गया है। बिहार का अब जलवायु की बात करें तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण और कुछ ठंडा, इनको मिला के उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं और यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, ताकि जाकर हवाएं टकराती हैं और भारी वर्षा कराती हैं। ग्रीष्म हवाएं हैं ताकि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, हाई टेम्परेचर का क्षेत्र बनता है। बंगाल की खाड़ी से दूरी भी है। बंगाल से अगर जितना दूर जाइएगा उतना कम वर्षा होगा। इसके बाद अक्षांशीय स्थिति है, उपोष्ण का क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा तक सूर्य चमकता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। इसके बाद उच्चावच है। अगर पर्वत समतल भूमि अगर अधिकतम रहेगा तो फिर बारिश की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद मानसून का प्रभाव भी है। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक इत्यादि इतना ही है। ठीक है, बिहार के। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो बिहार के उत्तरी एवं दक्षिण के भौगोलिक दशाओं के अंतर के आधार पर उत्तरी बिहार को CWG में और दक्षिणी बिहार को AW में विभाजित किए हैं कोपेन महोदय ने। ठीक है। इसके बाद ट्रिवार्थ थे, उन्होंने बांटा है CAW उत्तरी बिहार को और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है। इसके बाद थॉर्नवेट थे, उन्होंने बताया उत्तर पश्चिम भाग को CWB और समस्त भारत बिहार को CAW। तो ये सभी बताए हैं। इसके बाद देखें कि बिहार की भौगोलिक पहचान दक्षिण की प्राचीन धारवाड़ और विंध्य क्रम चट्टानों से लेकर उत्तर की नवीन सोमेश्वर पहाड़ियों तक विस्तृत है। यह विविधता उपोष्ण मानसूनी जलवायु के साथ मिलकर बिहार को एक विशिष्ट कृषि प्रधान और संसाधन युक्त राज्य बनाती है। ठीक है। अब जलवायु और ऋतु पढ़ेंगे हम। तो बिहार की मौसमी चक्र है जो कि बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। एक शीत ऋतु जो कि मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है, एक गर्मी ऋतु जो है मार्च से लेकर मध्य जून तक, और एक वर्षा ऋतु है जो कि मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। तो ये 3 ऋतुएं बिहार में पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ये वायुमंडलीय स्थितियां हैं, मार्च से मध्य जून तक चलता है। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि होता है जिससे वायु दाब में कमी आने लगती है। ठीक है, वायु तापमान में अगर वृद्धि होगा तो वायु दाब में कमी आएगा। ठीक है, इसलिए तापमान और लू का प्रभाव पूरे बिहार में पड़ता है। औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं। ये पश्चिमी और मध्य हवा है, ये गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। सबसे गर्म स्थान गया रहता है जहाँ पर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ठीक है, मानसून पूर्व वर्षा भी यहाँ पर होता है। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होता है जिसे नार्वेस्टर या फिर काल बैसाखी भी कहा जाता है। तो ये बिहार में भी प्रभावित करते हैं। वर्षा ऋतु बात करें कि मानसून का आगमन हो जाता है मध्य जून के समय में और मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु समाप्त हो जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में बिहार में प्राप्त होते हैं और ये बंगाल की खाड़ी से वर्षा आते हैं। ठीक है,
साउथ वेस्ट मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, ये बिहार में प्रवेश करके और वर्षा कराता है। कब तक? जून से लेकर अक्टूबर तक। राज्य में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 215 सेंटीमीटर वर्षा सबसे अधिक किशनगंज में प्राप्त होता है और सबसे कम जो है वर्षा जहानाबाद में 57 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। बाकी एवरेज होता है 112 सेंटीमीटर बिहार में। ठीक है, 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। बाढ़ और सूखा की बात करें कि उत्तरी भाग जो है अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि दक्षिणी भाग में पानी की कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतों से मानसूनी हवाएं टकराती हैं और अधिक मात्रा में वर्षा कराती है। ठीक है, शीत ऋतु की बात करें तो शीतलता का आरंभ हो जाता है, मध्य अक्टूबर से शुरुआत होकर फरवरी तक रहता है और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। सबसे अधिक ठंडक वाले अगर माह की बात करें बिहार में, तो दिसंबर और जनवरी हैं, जो कि गया सबसे ठंडा जिला है। हमने पिछले अभी कुछ एक दो स्लाइड पीछे पढ़ा कि सबसे गर्म जिला भी गया है, जो कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। गया राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला दोनों है। दिसंबर और जनवरी में जो है सबसे अधिक ठंडा पड़ता है बिहार में। शीतकालीन वर्षा और रबी फसल की बात करें तो दिसंबर या जनवरी में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात से बिहार में वर्षा होता है। ये देखिए, मेडिटेरेनियन सी से जो वर्षा आ रही है वो बिहार में प्रवेश करती है, जिसे शीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है। यह वर्षा जो है रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। उस समय गेहूं का सीजन रहता है। ठीक है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजन। दक्षिणी बिहार जोन 3 को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। ये देखिए, यहाँ पर जोन 1, जोन 2 और जोन 3 तीन क्षेत्रों में बांटा गया है कृषि जलवायु क्षेत्र। तो ये बताया गया है यहाँ पर, जो कि हम अभी पढ़े हैं। इसके बाद देखें बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, तो यहाँ पर देखें कि 4 प्रमुख क्षेत्रों का अवलोकन किया गया है। जोन 1 में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये जोन 1 है। जोन 2 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये जोन 2 है। और जोन 3 में जो है ये आपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बताया गया है, और जोन 4 में ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र बताया गया है। तो इसको ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अधिक क्षेत्र जो है किस जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जोन 1 जो है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, कुल 13 जिले हैं। सबसे अधिक जिले जो हैं वो जोन 1 में हैं, 13 जिले हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, जोन 1 में कृषि प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर वर्षा रेगुलर होती है, मतलब कि औसतन वर्षा होती है 104 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है, और फसल जो है गन्ना है, धान है, गेहूं है, अरहर है, मक्का है, इत्यादि सभी फसलें जोन 1 में उपजाई जाती हैं। जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में यहाँ पर कुल 8 जिले हैं। जोन 2 में सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। तो ये सभी 8 जिले हैं। इनमें जो वर्षा है वो 120 से 140 सेंटीग्रेड तक होती है, और मुख्य फसल के रूप में जूट है, धान है, चाय है, मक्का है, इत्यादि सभी पाए जाते हैं। जोन 3 की बात करें तो इसमें कुल 6 जिले हैं इसमें, और इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय, ये सभी 6 जिले इसमें पाए जाते हैं। इसमें औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीग्रेड वर्षा होती है। ठीक है, और यह क्षेत्र उत्तर बिहार की तुलना में अपेक्षाकृत कुछ कम वर्षा प्राप्त करता है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जोन जो तीसरा बी है, तीसरा बी इसे कहा गया है, इसमें कुल 11 जिले पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा है, इत्यादि सभी जिले जोन 3 के बी में अवस्थित हैं। जोन 3 बी में जो है ये बांगर मिट्टी है। ठीक है, और इसमें मुख्य फसल दाल है, गेहूं है, चना है, गेहूं, दाल, अरहर भी है, अरहर, चना इत्यादि सभी जोन 3 के बी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करें तो विविधता में एकता है बिहार में। जैसा कि आप इतने स्लाइडों के माध्यम से अध्ययन किए तो पता चल ही गया होगा कि बिहार भी कम में नहीं बल्कि
बहुत सारी विविधताओं को समेटे हुए है। यहाँ पर पर्वतीय, मैदान, पठार तीनों भाग का सम्मिश्रण है। तो सबसे अधिक अगर बिहार की कृषि केवल एक समान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह उत्तर की बाढ़ प्रवण खादर मिट्टी से लेकर दक्षिण की बांगर मिट्टी तक विस्तृत है। तो कैसा रहा आज का ये हमारा क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।